प्रिय बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। आज की हम अपनी इस क्लास में एसेंशियल्स ऑफ अ कस्टम और व्हेन डज कस्टम बिकम लॉ, इन दो टॉपिक्स पे चर्चा करूँगी। जैसे इसके पहले की क्लास में हमने देखा कि कस्टम होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, ओरिजिन और नेचर, और हमने देखा कि काइंड्स ऑफ कस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूढ़ि क्या है। रूढ़ि ऐसे रीति रिवाज हैं जिसे लोग लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं और ये पब्लिक ओपिनियन से और पब्लिक बेनिफिट के लिए ही बनाए गए हैं, और ये पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के फ़ायदे के लिए और पब्लिक के ही माध्यम से, मतलब पब्लिक ओपिनियन से, पब्लिक बेनिफिट के लिए और पब्लिक के थ्रू ही लागू कराए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले गवर्नमेंट नहीं होती थी तो लोगों का आचरण, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कैसे रेगुलेट होता था, ये लोग आपस में कस्टम के माध्यम से ही बिहेवियर को रेगुलेट करते थे और कंट्रोल करते थे। तो इस तरह से कस्टम के लिए क्या ज़रूरी है? दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एक तो पब्लिक ओपिनियन और दूसरा क्या है? लॉन्ग प्रैक्टिस। पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए और इस कस्टम को लंबे समय से फॉलो करते आना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो ये रूढ़ि हो गया। इसके आगे हम देखेंगे कि क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो अब ये एसेंशियल्स क्यों आवश्यक है? ये एसेंशियल्स इसलिए आवश्यक है, एक रूढ़ि के अंदर, ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको 8 क्वालिटी जो है एसेंशियल्स है इसके, ये इसलिए आवश्यक है कि एक रूढ़ि को कोर्ट लीगल रिकॉग्निशन देगा जब उसके अंदर, ये कस्टम के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। तो इसके आवश्यक तत्वों को, जैसे सिके एलन ने, क्रूक और ब्लैक स्टोन ने ये इसके एसेंशियल्स बताए हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल्स है एंटीक्विटी, यानी कि प्राचीनता। एक रूढ़ि को कैसा होना चाहिए? एक रूढ़ि को वैध होने के लिए, मतलब लीगल होने के लिए, उसको लंबे समय से, स्मरणातीत काल से प्रभावी होना चाहिए। अब ये स्मरणातीत काल क्या कहते हैं? जो हमारे स्मरण में ना हो। जैसे कोई भी व्यक्ति ये ना बताए उसको कि ये 10 साल से, 15 साल से ये प्रचलन है, मतलब जो रूढ़ि है उसका प्रचलन के बारे में किसी को ऐसा स्मरण हो ही ना। इस तरह से ये अलग अलग जुरिस्ट ने अलग अलग इसके स्मरणातीत काल के लिए जो समय अलग अलग निर्धारित किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि की प्राचीनता को प्रमाणित नहीं कर पाता है तो वह रूढ़ि क्या होती है? विधि की तरह उपयोग के लिए वो आधार नहीं ले सकता। मतलब कोई व्यक्ति अगर रूढ़ि की प्राचीनता को प्रूफ करता है तभी वो उस रूढ़ि को लॉ की तरह यूज कर सकता है, क्योंकि रूढ़ि की प्राचीनता के लिए विभिन्न युगों में जो है परिवर्तित उसकी दशाओं में जो एक प्रतिशोध होता है, उसका एकमात्र यही साक्ष्य होता है, विश्वसनीय साक्ष्य, कि रूढ़ि बहुत पुराने समय से, स्मरणातीत काल से ये चली आ रही है। अब इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में इस स्मरणातीत काल को किस तरह से बताया गया है? रूढ़ि की प्राचीनता की अवधि रिचर्ड्स जो थे, रिचर्ड्स प्रथम का जो शासनकाल था 1189, 1189 से माना जाता है। मतलब 1189 से पहले के जो रूढ़ियाँ थे उसको ही प्राचीन इंग्लैंड में माना जाता था। रूढ़ि की प्राचीनता को कौन प्रमाणित करेगा? वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति पे ये सिद्ध करने का भार होगा जो रूढ़ि को विधि के रूप में आधार लेता है। और रूढ़ि प्राचीन नहीं है, इसको कौन सिद्ध करेगा? इसको दूसरा व्यक्ति सिद्ध करेगा जो उसका दूसरा पक्षकार है। तो रूढ़ि को इंग्लैंड में के इस सिद्धांत पे ये माना गया कि 1189 के बाद कोई रूढ़ि प्रभावी है तो उसका प्रभाव विधि के समान मान्यता में नहीं होगा। मतलब कहने का कि 1189 से पहले की रूढ़ि को विधिक मान्यता मिलेगी, लेकिन 1189 के बाद, मतलब रिचर्ड्स प्रथम के शासनकाल के बाद, 1189 के बाद में अगर कोई रूढ़ि है तो उसको विधि के समान मान्यता नहीं मिलेगी, विधि के समान उसको मान्यता
मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे ही अब देखा जाए कि हिंदू विधि में भी रूढ़ि की प्राचीनता के सिद्धांत प्रभावी है। किस तरह से हैं? मनु ने तो कहा था कि मनु का ये कथन था कि रूढ़ स्मृतीत का रूढ़ ही सर्वोत्कृष्ट, मतलब बहुत रूढ़ि ने मनु ने इसकी प्राचीनता, रूढ़ि की प्राचीनता को बताते हुए कहा कि जो ज़्यादा जो स्मृतीत रूढ़ि है वही सर्वोत्कृष्ट रूढ़ि मानी जाएगी। और हिंदू विधि में आज भी रूढ़ि का स्थान क्या है? सर्वोपरि है, रूढ़ि को माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 7(1) जिसमें रीति रिवाज बताए गए, विवाह के रीति रिवाज, तो इसमें अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार हिंदू विवाह पक्षकारों के रूढ़िगत रीति रिवाजों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता, या उसमें से किसी एक पक्षकार के रूढ़ि के अनुसार विवाह संपन्न कराया जाता था। तो इसी तरह से अन्य उपबंध भी हिंदू विधि में हैं और हिंदू विधि में रूढ़ि को प्राथमिकता दी जाती है। अब अगला हम लोग देखेंगे इसका रूढ़ि की युक्तियुक्तता, रीजनेबलनेस, रूढ़ि की युक्तियुक्तता। रूढ़ि को कब रीजनेबल माना जाएगा? तो रूढ़ि जो है उसको विधिक मान्यता के लिए कैसा होना चाहिए? उसको होना चाहिए युक्त युक्त। युक्त युक्त कैसे देखेंगे? यदि कोई रूढ़ि अधिकारों के प्रभाव के विरोध में, यदि कोई रूढ़ हमें कोई राइट्स मिला उसके विरोध में है, तथा जो हमारे पास जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं, न्यायिक सिद्धांत उसके विपरीत होता है, तो क्या ये युक्तियुक्त होगा? नहीं, इस रूढ़ि को हम लोग रीजनेबल नहीं मानेंगे। वैसे तो रूढ़ि की जो युक्तियुक्तता है, रीजनेबलनेस है, इसका टेस्ट कर पाना काफ़ी जटिल होता है और ये काफ़ी जटिल है और ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से देखे कि ये कस्टम जो है रीजनेबल है या नहीं है। इसी के संबंध में जस्टिस बाघम ने अपना एक अभिमत व्यक्त किया था कि प्रत्येक रूढ़ि में विधि का तत्व होता है। बाघम ने कहा था कि प्रत्येक रूढ़ि में क्या होता है? विधि का तत्व तो होता है। यदि विधि का ज्ञान कराने वाली रूढ़ि, जो प्रत्येक रूढ़ि में विधि का तत्व होता है और विधि का ज्ञान कराने वाली रूढ़ि अगर अविवेकी है और रेलिवेंट नहीं है, असंगत है, तो इसको अच्छी रूढ़ि नहीं माना जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि जो रूढ़ि है, जस्टिस बाघम ने कहा कि प्रत्येक रूढ़ि में विधि का तत्व होता है। यदि विधि का ज्ञान कराने वाली रूढ़ि अविवेकी है या असंगत है, मतलब विवेकी है और असंगत नहीं है, तो इसको अच्छी रूढ़ि माना जाएगा। मतलब एक रूढ़ि के अंदर क्या होना चाहिए? वो असंगत नहीं होना चाहिए और विवेकपूर्ण होना चाहिए, वही एक अच्छी रूढ़ि मानी जाती है। एक मैं केस का उदाहरण आपको दूंगी, आप ये इस केस को लिख सकते हैं कि किस तरह से अयुक्तयुक्त इस केस में बताया गया था रूढ़ि को। केस का नाम लिख लीजिए, ब्रायंट वर्सेस फुट। ब्रायंट वर्सेस फुट। इस केस में कोर्ट ने कहा कि यदि गिरजाघर के पादरी द्वारा प्रत्येक विवाह संपन्न कराने के लिए कितने सिलिंग लेते हैं? 13 सिलिंग लिए जाते हैं। गिरजाघर का जो पादरी था वो प्रत्येक विवाह को कराने के लिए कितने सिलिंग का लेता था? 13 सिलिंग लेता था। तो उन्होंने कहा भले ही ये कस्टम बहुत पुरानी समय से चली आ रही, इस कस्टम को करते हुए काफ़ी समय भी होने के बाद भी ये कस्टम कैसा है? अयुक्तयुक्त है, तो ये रूढ़ि नहीं बन सकता है। इस बाद में हुआ क्या था कि जो ये 13 सिलिंग पादरी लेता था प्रत्येक विवाह को कराने में, ये इसका अनुपालन वो 1882 से इंग्लैंड में किया जा रहा था। इस प्रकार की रूढ़ि का अनुपालन कब से कराया जा रहा था? इंग्लैंड में 1882 से कराया जा रहा था। और जब ये विवाद 1868 तक आया तो ये रूढ़ि को पूरे 40 वर्ष हो चुके थे। 40 वर्षों से 13 सिलिंग गिरजाघर का पादरी प्रत्येक विवाह के लिए लेता था। तो इसमें एक चीज़ तो प्रूव हो गया था, क्या था वो? इसकी प्राचीनता। काफ़ी समय हो गया था, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं था? युक्तियुक्तता नहीं थी। तो कोर्ट ने इसको अयुक्तयुक्त माना और
इस धनराशि को उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है और ये रूढ़ि विधिक मान्यता नहीं प्राप्त करेगी। रूढ़ि की जो युक्तियुक्ता है वो समय, परिस्थितियों और समाज के आधार पर ही निर्भर करेगी। कहाँ पे किस परिस्थिति के अनुसार क्या रिजनेबल है, किस सर्कमस्टांसेस में रूढ़ि की रिजनेबिलिटी देखेंगे। तो यदि कोई कार्यवाही एक समय युक्तियुक्त होती है तो वही कार्यवाही समय के अनुसार दूसरे समय पर अयुक्तियुक्त हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग भारत में इसके एग्जाम्पल्स लें तो भारत के एग्जाम्पल्स, इंडिया में अपने जो एग्जाम्पल्स उसको समझना ज़्यादा आसान होगा। एक केस है भानु वर्सेस सुंदराबाई, लिख लीजिए, भानु वर्सेस सुंदराबाई के मामले में हिंदू समुदाय के विचार के अनुसार विरासत में पुत्रियों को क्या किया जाता था, विरासत में पुत्रियों को वंचित करने वाली रूढ़ि को युक्तियुक्त माना जाता था। तो जबकि फिर क्या हुआ, अपने पास कौन सा एक्ट आया 1956 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जब लाया गया तो उसमें क्या किया, हिंदू पुत्री को संपत्ति में दिए जाने अधिकार के लिए पुत्री को संपत्ति से वंचित करना अयुक्तियुक्त माना गया। इसी तरह से अगर 1950 हिंदू अवैध के मामले में देखें, जो हिंदू माइनर एक्ट था उसमें जो हमारा नेचुरल गार्जियन था उसको पिता को ही माना जाता था और पिता की मृत्यु के बाद माता को नेचुरल गार्जियन माना जाता था। फिर एक केस के माध्यम से 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने अवयस्क नैसर्गिक संरक्षक की पुरुष की प्रधानता को, जो उसने कहा कि पहले पुरुष होगा, फिर बाद में जब पुरुष पिता नहीं होंगे, पुरुष गार्जियन जब नहीं रहेगा उसके बाद माता को मिलेगा, उनकी मृत्यु के बाद गार्जियनशिप मिलेगी। इसको इस केस में 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामले में इसको, इस रूढ़ि को अयुक्तियुक्त बताया। इस तरह से रूढ़ि को कैसा होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कंटिन्यूएंस, निरंतरता। निरंतरता क्या, रूढ़ि जो प्रचलित है वो कंटिन्यू फॉर्म में होनी चाहिए। तो रूढ़ि की वैधता के लिए इसका उपयोग कैसे होना चाहिए, निरंतर रूप से किया जाना चाहिए। बीच बीच में ऐसा इस रूढ़ि को प्रयोग के लिए बीच बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। इंग्लैंड में सन 1189 से, जो मैंने कहा बताया था अभी पिछले आपको, कि रिचर्ड्स प्रथम के शासनकाल से लगातार बिना किसी व्यवधान के उपयोग किया जाता है तो रूढ़ि की निरंतरता विधि की वैधता के लिए स्वीकार कर ली जाती है। रूढ़ि की वैधता जो 1189 से अगर कंटिन्यू कोई रूढ़ि चली आ रही है, इसमें कोई रोक व्यवधान नहीं आया है, तो उस रूढ़ि को इंग्लैंड में लीगल रिकॉग्निशन दे दी जाती थी। लेकिन रूढ़ि के अनुपालन में सीमित, जो अगर कोई थोड़े समय के लिए कोई रुकावट आती, कोई व्यवधान आता है, तो उसकी रूढ़ि की प्रभावकारिता पे कोई उसको बाधा नहीं माना जाता है। यदि किसी रूढ़ि में व्यवधान लंबी अवधि के लिए बना रहता है तो रूढ़ि प्रभावित होता है और इस व्यवधान के आधार पर ही उस रूढ़ि को, वह रूढ़ि कभी जैसे उसको विधि का बल नहीं मिलता है। अब तीसरा पॉइंट से है रूढ़ि का शांतिपूर्ण प्रयोग, मतलब पीसेबल एंजॉयमेंट। कोई भी रूढ़ि का, जैसे कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि रूढ़ि को हम किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। जो रूढ़ि हमारे पास है उसका उपयोग हम बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके से हम उसको लंबे समय से यूज कर रहे हैं। जैसे रूढ़ि को लंबे समय तक विवादित नहीं होना चाहिए, बिना विवाद के, बिना उस पर कोई डिस्प्यूट करा के, बिना उस पर आर्गूमेंट किए लोग उस रूढ़ि को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। यदि रूढ़ि के उपयोग में विवाद होता है और उसका शांतिपूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तो उस रूढ़ि को हम विधि का बल नहीं दे सकते। यदि किसी रूढ़ि का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को पता किए, अगर मान लीजिए कोई रूढ़ि है भी और शांतिपूर्ण तरीके से हम कस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन कोई और नहीं जान रहा है, कोई जान नहीं रहा और उस रूढ़ि को खुद ही फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, तो इस रूढ़ि को शांतिपूर्ण प्रयोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि विधि का उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर आप अकेले किसी रूढ़ि को, आपका सिर्फ आपकी फैमिली, आप
खुद अकेले लोग नहीं जान रहे हैं और आप उस रूढ़ी को लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से मानते हुए चले आ रहे हैं, तो आप अगर चाहें कि उस रूढ़ी को विधि का बल मिले तो ये नहीं होगा। रूढ़ी को कैसा होना चाहिए, जो क्योंकि जो शांतिपूर्ण आप प्रयोग कर रहे हैं उसका उपयोग जो आप विधि उस सार्वजनिक रूप से आप होना चाहिए। यदि किसी रूढ़ी का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को पता किए हुए किया जाता है तो इसको शांतिपूर्ण प्रयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधि का उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। यदि किसी रूढ़ी का उपयोग बलपूर्वक किया जाता है तो ऐसे रूढ़ी को क्या कहेंगे, ऐसे रूढ़ी के उपयोग शांति भंग होने के कारण वह रूढ़िवाद नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको आप बलपूर्वक किसी से करवा रहे हैं तो वो भी उसको भी लीगल रिकॉग्निशन मतलब विधिक मान्यता नहीं मिलेगी। अगला क्या है, ऑब्लिगेटरी फोर्स, जिस पे भी मैंने बात किया कि बलपूर्वक कराया जा रहा है, तो अब कैसा होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी फोर्स होना चाहिए। रूढ़ी का अनुपालन कराने के लिए रूढ़ी में बाध्यकारी बल होना चाहिए। रूढ़ी में बाध्यकारी बल नहीं होता है तो उसका अनुपालन व्यक्तियों द्वारा स्वभावतः नहीं किया जाता है और उसमें निरंतरता का अभाव आ जाता है। स्वभाव में क्या होता है, आज किया कल नहीं किया। तो विधि में क्या, रूढ़ी में कैसा होना चाहिए, रूढ़ी को उसमें बाध्यकारी बल होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि इंग्लैंड में बैरिस्टर को न्यायालय में गाउन और विग पहनना रूढ़ी के अंतर्गत बात है। मतलब इंग्लैंड में जो बैरिस्टर होते हैं उनको गाउन और विग, देखा होगा आपने, गाउन और विग पहनना रूढ़ के अंतर्गत बाध्य है। यदि कोई बैरिस्टर गाउन और विग नहीं पहनता है तो न्यायालय उसको मान्यता नहीं देता है और ऐसे बैरिस्टर को क्या कहता है, न्यायालय के न्यायालय वृत्ति से वंचित कर सकता है। तो इस प्रकार ये रूढ़ी कैसी है, गाउन और विग पहनने की रूढ़ी जो है कैसी है, ये बाध्यकारी बल इसके अंदर है। अगला क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब पारस्परिक संगतता का क्या अर्थ हुआ। रूढ़ियों में जो होती है, रूढ़ियों में 2 रूढ़ियाँ 3, उसमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक एक दूसरे से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए, मतलब उसमें पारस्परिक संगतता होनी चाहिए। यदि एक रूढ़ी दूसरे रूढ़ी से असंगत होती है तो उस रूढ़ी का विधिक अस्तित्व खुद ही समाप्त हो जाता है। यदि किसी एक व्यक्ति को दूसरे के भूमि पर जाने का सुखाधिकार है, ये उसकी रूढ़ी सुखाधिकार इजमेंट आप पढ़ेंगे कि क्या होता है। लंबे समय से किसी चीज़ को आप कोई राइट्स आपको मिल गया तो कुछ समय बाद वो आपका इजमेंट हो जाता है, सुखाधिकार हो जाता है। तो कहा जैसा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को दूसरे की भूमि में जाने का सुखाधिकार प्राप्त है तो दूसरे व्यक्ति को उसको रोकने का रूढ़िगत अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह जाएगी। मतलब 2 रूढ़ियाँ असंगत नहीं होनी चाहिए, रूढ़ियों के अंदर संगतता होनी चाहिए। और अगला क्या है, कन्फॉर्मिटी विथ इंस्टीट्यूट लॉ, मतलब अधिनियमित विधि से संगतता। रूढ़ी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास अगर कोई इनेक्टेड लॉ है तो उससे वो संगत होनी चाहिए, उसमें संगतता होनी चाहिए। अब विधि के शासन के अनुसार रूढ़ी को अधिनियमित विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई रूढ़ी विधि के विपरीत होती है तो क्या मानी जाएगी, वो इलीगल मानी जाएगी। कोई भी रूढ़ी संप्रभ के द्वारा बनाई गई विधि का तो स्थान ले नहीं पाएगी। कहते हैं कि कोई भी रूढ़ी जो है जो संप्रभ के द्वारा बनाई गई विधि उसका स्थान नहीं ले सकती। रूढ़ी क्या करती है, रूढ़ी सिर्फ विधि के कमी को दूर करती है। जहाँ पे विधि नहीं होता है वहाँ पे हम रूढ़ी की सहायता से उस विवाद का निस्तारण करते हैं। जहाँ पर विधि को बंद नहीं होते हैं वहाँ पर ही रूढ़ी लागू होती है। यदि रूढ़ी के स्थान पर विधि के सिद्धांत हो जाते हैं तो केवल वही विधिक प्रिंसिपल्स ही, विधिक सिद्धांत ही लागू होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधि के द्वारा रूढ़ी को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में रूढ़ी समाप्त हो जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि ऐसे हैं जो इसमें विभिन्न रूढ़ियों को समाप्त किया गया है और कुछ रूढ़ियों को प्रभावी बनाया गया। तो जो कुछ रूढ़ियाँ ऐसी थीं जो
जो लीगल रिकॉग्निशन नहीं पा सकती थी, उनको क्या किया गया, लॉ बनाकर उन रूढ़ियों को समाप्त कर दिया गया। और कुछ रूढ़ियाँ जो उपयुक्त थी उनको हमने उसको प्रभावी बना दिया। इसी तरह से भारत में इन रूढ़ियों के माध्यम से जो सामाजिक बुराई थी उसको भी समाप्त किया गया और वो लॉ बनाई गई। उन बुराइयों को समाप्त करके विधि बनाई गई। विधि बनने के बाद इस प्रकार की रूढ़ियों विधि से विसंगत मानी जाती थी। अगर इस प्रकार रूढ़ियाँ चल रही हैं, जब विधि बना के इसको समाप्त कर दिया गया तो ये रूढ़ियाँ कैसी मानी जाएंगी, ये उससे विसंगत मानी जाएंगी। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दासता समाप्त करने के लिए और देवदासी प्रथा समाप्त कर आदि के संबंध में जो विधि बनाई गई है और इससे असंगत अगर रूढ़ी चल रही है तो ये रूढ़ियाँ समाप्त कर दी गई हैं और ये रूढ़ियाँ अब प्रभावी नहीं होंगी। इसी तरह इंग्लैंड में पूर्व में रूढ़ि की महत्ता अधिनियमित विधि के समान ही था। इंग्लैंड में पहले इंग्लैंड में जो अधिनियमित विधि और रूढ़ि दोनों का एक समान महत्व रखा जाता था। विंस्टन ने रूढ़ि को अधिनियमित विधि के समान ही माना। इंग्लैंड में विंस्टन है जूरिस्ट, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने रूढ़ि को इनैक्टेड लॉ के बराबर ही महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि अधिनियमित विधि और रूढ़ि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने रूढ़ि के महत्व को बताते हुए कहा कि ये दोनों इनैक्टेड लॉ और कस्टम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि कई विचारकों ने कहा कि अधिनियमित विधि की अपेक्षा रूढ़ि को भी महत्व दिया। कई लोगों ने अधिनियमित विधि से ज़्यादा रूढ़ि को महत्व दिया। लेकिन क्या आज की बदलती परिस्थितियों में क्या है, आज जब स्थितियां बदली हैं, अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो अधिनियमित विधि को रूढ़ि से उच्च माना जाएगा। और अगर ये रूढ़ि जो है इनैक्टेड लॉ से असंगत होती है तो ऐसी रूढ़ि को इलीगल बना दिया जाता है, उसकी मान्यता समाप्त, उस रूढ़ि की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, व्हेन डज कस्टम बिकम लॉ। अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रूढ़ि कब विधि बन जाती है। तो रूढ़ि क्या है, रूढ़ि विवादित मामलों में सामाजिक कार्यवाही के द्वारा उपयोग की जाती है। रूढ़ि को अभी तक हमने क्या जाना कि जो ये कोई डिस्प्यूटेड मामला है तो उसमें सामाजिक कार्यवाही द्वारा रूढ़ि का उपयोग करके उस मामले का निपटारा किया जाता है। इस प्रयोग के खाली इतना करने से, केवल इतना से ही रूढ़ि विधि नहीं बन जाती कि कोई विवादित मामला है और उसको हमने अपने रूढ़ि के माध्यम से उसका निपटारा कर दिया तो वो लॉ बन जाएगा। लॉ जब तक नहीं बनेगा जब तक कि रूढ़ि को किसी न्यायिक प्राधिकारी अथवा विधायिका द्वारा उसको स्वीकृति नहीं दे दी जाती। तो रूढ़ि कब विधि बनेगी, रूढ़ि जब विधि बनेगी उसे न्यायालय द्वारा या विधायिका द्वारा, लेजिस्लेशन द्वारा या जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, तभी वो रूढ़ि जो है वो विधि बनेगी। इस पे हम दो व्यू देखेंगे, एनालिटिकल व्यू और हिस्टोरिकल व्यू। एनालिटिकल व्यू में ऑस्टिन एंड ग्रे को देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा कि किस तरह से रूढ़ि विधि बनती है। ऑस्टिन और ग्रे दोनों का मानना है कि रूढ़ि को संप्रभु के द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद ही विधि बन सकती है। ऑस्टिन और ग्रे दोनों कहते हैं कि संप्रभु जब तक रूढ़ि को विधिक मान्यता नहीं देगा तब तक रूढ़ि विधि नहीं बनेगी। तो इसको विधिक अस्तित्व के लिए संप्रभु के द्वारा मान्यता देना आवश्यक ऑस्टिन ने बताया है। किसी भी रूढ़ि का बाध्यकारी अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको संप्रभु विधिक स्वरूप प्रदान नहीं कर देता।
ऑस्टिन ने कहा कि रूढ़ि जो अपने इनिशियल स्टेज में कैसी होती है, जब तक उसको विधिक मान्यता नहीं मिलता है, तो रूढ़ि को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रूढ़ि प्रारंभिक अवस्था में अपने सिर्फ और सिर्फ आचरण का नियम होती है। रूढ़ि इनिशियल स्टेज में सिर्फ रूल ऑफ कंडक्ट, आचरण का नियम होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि रूढ़ि जनता द्वारा अपने स्वाभाविक रूप से अनुपालन की जाती है। जनता द्वारा वो अपने स्वभाव के अनुसार उसको फॉलो करता आता है। रूढ़ि को जब न्यायालय मान्यता दे देता है, उसके बाद ही वह विधि बन जाती है। जब वो विधि बन जाती है, अपने इनिशियल स्टेज में ऑस्टिन ने क्या कहा कि रूढ़ि अपने इनिशियल स्टेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ कंडक्ट, आचरण का नियम है, और लोग उसको अपने स्वभाव के अनुसार ही बस अपने स्वभाव से उसका पालन करते आते हैं। जब उस रूढ़ि को लॉ उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, उसको विधिक मान्यता मिल जाती है, तब वो रूढ़ि विधि बन जाती है। रूढ़ि जब विधि बन जाती है तो उसको अब स्वभाव के द्वारा अनुपालन नहीं करना, अब उसको किस तरह से इन्फोर्स कराना, अब राज्य उसको अनुशास्ति सैंक्शन के माध्यम से उसका अनुपालन कराता है। उसका एनफोर्समेंट किस तरह से कराता है, उसके राज्य के पास जो फिजिकल फोर्स है उसके द्वारा उस रूढ़ि का अनुपालन, अब स्वभाव से अनुपालन नहीं होगा। जब इनिशियल स्टेज में वो था, जब तक उसको विधिक मान्यता नहीं थी, तो लोग अपने स्वभाव के द्वारा यूं ही अनुपालन करते थे। जैसे उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला तो तब राज्य उसको अपने फिजिकल फोर्स के द्वारा इन्फोर्स कराता है। इसी अनुशास्ति के आधार पर राज्य जो है न्यायालयों द्वारा दिए गए विनिश्चय को अनुपालन कराने के लिए अब एक अपने पावर का प्रयोग करता है। न्यायालय के द्वारा रूढ़ि को वास्तविक आधार देने से पहले क्या कह रहा था कि रूढ़ि केवल एक नियम होता है। जब न्यायालय के सामने कोई मामला आता है तो जब तक न्यायालय उसको आधार नहीं बनाता है अपने निर्णय का, तब तक वो किस रूप में देखता है, वो देखता है कि ये सिर्फ एक रूढ़ि केवल एक रूल है, एक नियम है। इस नियमों के द्वारा ही लोग रूढ़ि का इन नियमों को लोगों द्वारा रूढ़ि के रूप में अनुपालन किया जाता है। रूढ़ि संबंधी नियमों के उल्लंघन जब होने लगता है, जैसे पहले लोग उस रूढ़ि को एक नियम के रूप में फॉलो करते हैं, अब इन नियमों में जब संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, नियमों के उल्लंघन के उपरांत जब कोई आपस में उनके बीच विवाद उत्पन्न होता है, तब ये न्यायालय के समक्ष आते हैं। इसको समझिएगा कि पहले जो रूल है उसी रूल से जब तक लॉ नहीं बना, एक कस्टम है हमारे समाज में, उसी कस्टम के द्वारा सब गवर्न हो रहे हैं। अब इस कस्टम में ही दो लोगों के बीच में इस कस्टम को लेके ही कोई विवाद, इन नियमों के द्वारा जिस तरह से वो गवर्न होते थे उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है। अब उस विवाद को लेके तब ये न्यायालय के समक्ष आते हैं। जब न्यायालय के समक्ष आते हैं तो न्यायालय इन रूढ़ि के आधार पर, जो ये हमने अभी इसके सेंसेस बताया कि इस रूढ़ि के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके आधार पर वो अपना निर्णय देता है। तो इन आधारों, रूढ़ि के जो मैंने सेंसेस, इनके आधार पर जब वो निर्णय दे देता है न्यायालय उस रूढ़ि के अंदर देख के कि इस रूढ़ि के अंदर ये इक्वालिटीज़ हैं, अब उसको आधार बनाकर वो अपना निर्णय दे देता है। तो ये कैसे किस में परिवर्तित हो जाता है, ये विधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस रूढ़ि के अंदर उसको क्वालिटी नहीं दिखती है तो न्यायालय इसको विधि के रूप में परिवर्तित नहीं करेगा। रूढ़ि जब विधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब स्टेट आता है, और जो डिसीजन रूढ़ि को देखते हुए हमारे जुडिशरी ने, न्यायालय ने दिया रहता है, फिर स्टेट उसका इन्फोर्स कराता है और वो उसके लिए फिजिकल फोर्स का प्रयोग करता है। और यही जो फिजिकल फोर्स है स्टेट के पास, ये रूढ़ि को लागू करने के लिए अनुशास्ति कहलाती है, सैंक्शन कहलाती है। इस प्रकार ऑस्टिन रूढ़ि को विधि में परिवर्तित करने के लिए दो साधनों को, अगर जो हमने अभी चर्चा की, तो ऑस्टिन रूढ़ि को विधि में परिवर्तित करने के लिए दो प्रकार के साधनों का उल्लेख करते हैं। पहला कहते हैं कि रूढ़ि संप्रभु के द्वारा अधिनियमित की जाती है। जब संप्रभु के द्वारा अधिनियमित की जाती है या तो तब रूढ़ि बनती है, और दूसरा कहते हैं कि न्यायिक निर्णय के आधार पर रूढ़ि को विधि का स्वरूप प्रदान किया जाता है। मैंने दोनों चीज़ें भी आपको बताई। पहला
कहते हैं ऑस्टिन कि रूढ़ि को संप्रभु के द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद ही विधि का बल मिलेगा। दूसरा, अभी जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिया कि रूढ़ि जो समाज में अपने कंडक्ट के जो आचरण को रेगुलेट करने के लिए जो रूल बना लिया समाज ने खुद ही, तो उसके द्वारा वो गवर्न होते थे। फिर उस रूल को लेके अगर कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय के समक्ष आते हैं। न्यायालय उस रूढ़ि को देखता है और उसके बाद जब निर्णय दे देता है तो वो रूढ़ि क्या बन जाती है, विधि बन जाती है। तो ऑस्टिन ने कहा कि दो तरह से रूढ़ि जो है विधि बनती है। पहला, संप्रभु द्वारा रूढ़ि को अधिनियमित किया जाता है। दूसरा है न्यायिक निर्णय के आधार पर रूढ़ि को विधि का स्वरूप प्रदान किया जाता है। रूढ़ि को जब राज्य के द्वारा मान्यता दिए जाना, तो अगर रूढ़ि को राज्य जब तक मान्यता नहीं दिया रहता है, तो एक शब्द ऑस्टिन ने इसके लिए प्रयोग किया कि रूढ़ि को जब तक राज्य मान्यता नहीं देता है तो उसका अस्तित्व किस तरह से होता है। तो रूढ़ि का अस्तित्व सिर्फ अधिरचित नैतिकता का होता है, पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जब तक राज्य रूढ़ि को मान्यता नहीं देता तो ये रूढ़ि किस रूप में होती है, ये रूढ़ि सिर्फ और सिर्फ अधिरचित नैतिकता होती है। ऑस्टिन ने रूढ़िगत विधि को न्यायिक विधि के अतिरिक्त किसी भी स्वरूप में कहा कि किसी भी स्वरूप की विधि नहीं मानते हैं। ऑस्टिन रूढ़िगत विधि को न्यायिक विधि के अतिरिक्त किसी भी स्वरूप में उसको विधि मानते ही नहीं थे। तो ऑस्टिन कहते हैं कि जब रूढ़ि को न्यायालय द्वारा जब मान्यता दिया जाता है तो इसका पुनर्जन्म हो जाता है। मतलब कि कहने का उनका कि पहले रूढ़ि जो है सिर्फ और सिर्फ अधिरचित नैतिकता के रूप में थी। रूढ़ि जो है अपने पहले जन्म में कैसी थी, सिर्फ और सिर्फ अधिरचित नैतिकता थी। बाद में न्यायालय द्वारा उसको अधिनियमित किए मान्यता दिए जाने के बाद उसका पुनर्जन्म किस तरह से होता है, उसका तब वो अधिरचित विधि बन जाती है। हमारे दूसरे जो लिस्ट हैं प्रोफेसर चिपमैन ग्रे। अभी हमने ऑस्टिन ने जो कहा है किस तरह से रूढ़ि विधि बनती है, उसके बाद हम लोग प्रोफेसर चिपमैन ग्रे के विचार को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से रूढ़ि को विधि बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें बताई हैं। तो चिपमैन ग्रे ने कहा कि चिपमैन ग्रे जुडिशल न्यायालय पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि विधि उनका एक प्रिंसिपल है सृजनात्मक सिद्धांत का। वो कहते हैं कि विधि न्यायालय द्वारा ही बनाई जाती है। तो चिपमैन ग्रे ने विधि को न्यायालय द्वारा घोषित करने वाला बताया है। विधि को चिपमैन कहते हैं कि न्यायालय ही जो घोषणा करता है वही विधि बनती है। यदि रूढ़ि को न्यायालय द्वारा कहते हैं कि यदि रूढ़ि जो है न्यायालय द्वारा विवादित मामले में आधार बना लिया जाता है रूढ़ि को, तो वो विधि बन जाती है। मतलब कहने का कि चिपमैन ग्रे विधि के बनने की प्रक्रिया को क्या बताते हो, कहते विधि सिर्फ न्यायालय की घोषणा द्वारा ही बनता है। मतलब जज ही विधि बनाते हैं। तो इसको बेस बनाते उन्होंने कहा कि यदि रूढ़ि को न्यायालय द्वारा विवादित मामले में आधार बना दिया जाता है तो वो विधि बन जाती है। ग्रे कहते हैं कि विधि की विभिन्न शाखाओं में रूढ़ि का स्थान बहुत ही उन्होंने सीमित माना। उन्होंने कहा कि विधि की विभिन्न शाखाओं में जो रूढ़ि है उसका स्थान बहुत ही सीमित है और रूढ़ि को विधिक मान्यता न्यायालय द्वारा ही दी जाती है। जो रूढ़ियों की विधिक स्थापना न्यायालय द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए चिपमैन ग्रे ने रूढ़ि की मान्यता के लिए न्यायालय को ही सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने भी कहा, जैसे ऑस्टिन ने दो को माना, कहा दो तरह से उन्होंने कहा, एक संप्रभु अगर उसको अधिरचित विधि बना देता है और दूसरा उन्होंने न्यायालय को बोला कि न्यायालय अगर इसको मान्यता दे देता है, इस रूढ़ि को अपने निर्णय में आधार बना लेता है तो ये अधिनियमित विधि बन जाती है। मतलब ऑस्टिन ने दो प्रकार बताए, जबकि ग्रे सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को ही इसको रूढ़ि की मान्यता के लिए न्यायालय को ही सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च स्थान दिया। अब हम लोग दूसरा अपना व्यू देखते हैं, हिस्टोरिकल व्यू। इसमें सैविनी, पुक्ता,
इनको देखेंगे। अब हिस्टोरिकल व्यू जब आप स्कूल्स पढ़ेंगे उसमें ये जो इसके जूरिस्ट हैं इस स्कूल के, उनके बारे में आप जानेंगे। यहाँ पे हम उनको रूढ़ी को लेके उनकी क्या विचारधारा है, इसको हम थोड़ा सा उस पर बताएंगे आपको। थोड़ी से इसकी डिटेल में हम ऐतिहासिक विचारधारा को हम डिटेल में स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक विचारक जो हैं वो रूढ़ी को विधि के रूप में सर्वोच्च स्थान देते हैं। वो विधि को ही विधि के रूप में रूढ़ी उनके लिए सबसे प्रमुख है। ये जो हमारे थिंकर, ये विचारक, ये जूरिस्ट जो हैं, ये तो कहते हैं कि प्रारंभ में सभी रूढ़ियों का उद्गम स्थान समाज की प्रथाओं में ही था। मतलब वो समाज की जो प्रथाएं, रूढ़ी का उद्गम क्या है, समाज में जो प्रथाएं प्रचलित हैं उन्हीं को ये रूढ़ी का उद्गम मानते थे। रूढ़ी वहीं से ओरिजिनेट हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बाद में जब यही प्रथाओं द्वारा जो रूढ़ियाँ उत्पन्न हुई, तो ये जो रूढ़ियाँ थी यही हमारे विधि शास्त्र में, जो हमारे विधि शास्त्र के लिए एक विषय वस्तु के रूप में इस पे हमको चिंतन मनन करने का एक कंटेंट हमको जो मिला, वो क्या था कि प्रथाओं से उत्पन्न रूढ़ियों की विषय वस्तु को विधि शास्त्र में विचारण के लिए एक हमें विचारणीय विषय वस्तु बन गया। जो मानव जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में कह रहे हैं कि रूढ़ स्वतः विधि का प्रभाव रखती थी। मानव की प्रारंभिक हिस्टोरिकल व्यू कहता है कि मानव की प्रारंभिक अवस्था में रूढ़ स्वतः विधि का प्रभाव रखती थी। मतलब कहने का कि इनको, जैसे एनालिटिकल स्कूल वाला कहते हैं कि रूढ़ विधि नहीं बन पाती जब तक उसको संप्रभु द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं मिला। तो क्या अंतर समझ में आपको कि जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं वो तो कहते हैं कि वो जो रूढ़ी है वो प्रारंभिक अवस्था में तो स्वतः ही विधि का प्रभाव रखती थी, उसको किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। अभी मैं इसको आगे बताती हूँ कि जैसे ऐतिहासिक विचारकों की ये विचारधारा थी, यह विचारधारा जो थी वो फिर विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्कूल वालों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल वाले रूढ़ी का वैदिक अस्तित्व राज्य की मान्यता के बाद मानते हैं, और ऐतिहासिक विचारक का मत है कि रूढ़ स्वयं में न्यायोचित विधि है। रूढ़ी को लागू करने के लिए शासक की आवश्यकता नहीं होती थी। अपितु क्या होता था कि रूढ़िगत विधि शासक को निर्देशित करती थी। ये कितना बड़ा अंतर इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि रूढ़ी को मान्यता के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, किसी संप्रभु की आवश्यकता होती है, जबकि ऐतिहासिक विचारक क्या कहते हैं कि रूढ़ी को लागू कराने के लिए किसी शासक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह रूढ़ी जो है यह खुद रूढ़िगत विधि जो हमारी एक कस्टमरी लॉ है, ये शासक को डायरेक्शन देती थी कि किस तरह से आप किसी मैटर को सुलझाएं, किस तरह से। इसलिए अब सजीव, इसमें एक हिस्टोरिकल स्कूल में लिविंग लॉ की बात की गई है मैसाविनी ने। इसमें एक सजीव विधि के रूप में रूढ़ी का अनुपालन किस तरह से समाज के द्वारा होता है ये बताया उन्होंने कि सजीव विधि के रूप में रूढ़ी का अनुपालन समाज में लोगों के द्वारा स्वतः ही किया जाता था। वो खुद ही इसको फॉलो करते थे, और रूढ़ी का स्थान समाज में, हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं कि रूढ़ी का स्थान समाज में अधिरचित विधि से भी सर्वोच्च है। मतलब इन्होंने रूढ़ी को ही सर्वोच्च माना। क्यों? क्योंकि रूढ़ी लोगों की भावना, उनकी इच्छाएं, उनका नेचर, प्रवृत्ति आदि को, जो रूढ़ी थी वो लोगों की जो उनका इनर कॉन्शियस था, उनकी क्या इच्छा है, क्यों रूढ़ी बनाने के पीछे जो चीज़ें थी उसको प्रदर्शित करता है। रूढ़ी लोगों की सहज अनुभूति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि रूढ़ विधि के रूप में लोकमानस के नाम से जाना जाता है। मतलब एक लोक चेतना, रूढ़ी को उन्होंने क्या कहा था कि एक लोक चेतना है वो, क्योंकि वो लोगों के इनर कॉन्शियस से, उनके इच्छाओं, उनके प्रवृत्तियों और वो क्या महसूस कर, इस तरह से वो उन्होंने रूढ़ी को डेवलप किया था अपने कंडक्ट को, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। तो इस तरह से साविनी का कथन है कि विधि का वास्तविक स्रोत संप्रभु की अपेक्षा उन्होंने किसको माना? जन चेतना को माना, फोक जिस्ट में देखा उन्होंने।
ये हिस्टोरिकल जो जुरिस्ट हैं, जो विचारक हैं, रूढ़ि को पूर्व निर्णय तथा विधायन से भी सर्वोच्च मानते हैं। आप इन दोनों में अंतर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हिस्टोरिकल स्कूल जो है, हिस्टोरिकल व्यू वाले जो हमारे जुरिस्ट हैं, उन्होंने रूढ़ि को जो है पूर्व निर्णय और विधायन से भी सर्वोच्च स्थान इन्होंने दिया है। इसी के क्रम में पुख्ता ने कहा कि रूढ़ विधि के रूप में सक्षम स्वरूप रखती है। विधि जो है वो, रूढ़ जो है विधि के रूप में एक कॉम्पिटेंट, मतलब वो उसका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और वो सदैव विधान से स्वतंत्र होती है। मतलब वो अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, अलग स्वरूप रखती है और विधान से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो विधान से स्वतंत्र है। पुख्ता ने क्या कहा? पुख्ता ने कहा कि रूढ़ विधि के रूप में सक्षम स्वरूप रखती है और रूढ़ सदैव क्या होती है? विधान से स्वतंत्र होती है। हिस्टोरिकल व्यू वालों का मानना है कि रूढ़ि का प्रादुर्भाव जो हुआ, रूढ़ि का उद्गम जो सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार और लोगों की अनुमति से होता है। मतलब कहा कि रूढ़ि की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हो गई। रूढ़ि की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे उनकी नीड, मतलब सोशल नीड, जो उनकी सामाजिक आवश्यकता थी, उसी के अनुसार लोगों ने अपने ही बीच की आवश्यकताओं को देखा, उसके अनुसार उन्होंने और लोगों ने आपस में तय किया, लोगों की अनुमति के आधार पर रूढ़ि की उत्पत्ति होती है। और राज्य जो है, जब रूढ़ि की उत्पत्ति हो जाती है तो राज्य का क्या काम है? हिस्टोरिकल स्कूल ने बताया कि राज्य लोगों के प्रतिनिधि के रूप में इस रूढ़ि को लागू करने का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे राज्य को उन्होंने सेकेंडरी, पहले उन्होंने रूढ़ि को क्या कहा कि अपने से ही लोगों के बीच में इसका प्रादुर्भाव अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों ने किया रूढ़ि को, अपने आचरण को रेगुलेट करने के लिए, और सभी की ओपिनियन एक थी, सभी ने अपनी अनुमति दी। अब जब ये रूल नियम बन गया रूढ़ि का, तो इसको लागू करने के लिए राज्य को उन्होंने कहा कि राज्य जो है लोगों के प्रतिनिधि के रूप में लागू कराने का कार्य करता है। इस प्रकार रूढ़ि की मान्यता जो है, रूढ़ि की मान्यता राज्य की अपेक्षा समाज पर निर्भर करती है। ये हिस्टोरिकल स्कूल वालों का विचार है। सर हेनरी मैन ने क्या कहा था रूढ़ि के लिए, ये देखते हैं कि उन्होंने, सर हेनरी मैन जो थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक थेमिस्ट की बात की। थेमिस्टस, यूनान में थेमिस्टस को रूढ़ि के रूप में माना उन्होंने। हेनरी मैन ने कहा है कि रूढ़ि के रूप में यूनान में थेमिस्टस यानी कि न्याय की देवी राजा को न्याय देने के लिए आदेशित करती थी। इनके अनुसार, मतलब हेनरी मैन ने कहा कि रूढ़ि का उद्भव थेमिस्टस के निर्णय पर निर्भर करता था। न्याय की देवी के निर्णय पे ही रूढ़ि का उद्भव निर्भर करता था। और इसका समर्थन जो थे जैथ्रो ब्राउन ने इनका समर्थन किया था कि थेमिस्टस ही रूढ़ि के उद्भव को थेमिस्टस के निर्णय पे ही जो बेस्ड था, इसका समर्थन जैथ्रो ब्राउन ने किया। तो इस तरह से हमने एनालिटिकल स्कूल और एनालिटिकल व्यू और हिस्टोरिकल व्यू देखा कि कब एक रूढ़ि विधि बन जाती। अब दोनों का हम समीक्षात्मक, एक बार दोनों की हम समीक्षा करते हैं। दोनों जो हमारे व्यू थे उसमें क्या कमियां हैं, क्या आलोचना है और क्या, तो इसका हम एक बार समीक्षात्मक आपसे एक बार चर्चा करूंगी मैं कि जैसे कि ऑस्टिन ने कहा कि रूढ़ि विधि के रूप में मान्यता के लिए क्या चाहिए, उसको संप्रभु तथा न्यायालय इन दोनों का अनुमोदन उन्होंने कहा था कि आवश्यक है। तो इसकी आलोचना एलन करते हुए कहते हैं कि रूढ़ि विधि के लिए आवश्यक तत्व है। न्यायालय रूढ़ि को इसलिए लागू करता है क्योंकि यह पूर्व से ही विधि के रूप में प्रभावी रहती है। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा कि रूढ़ि को विधि बनने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता, या तो संप्रभु उसको रिकॉग्नाइज करता है या फिर न्यायालय। तो इसकी आलोचना करते हुए, इनकी इस बात की आलोचना, ऑस्टिन की इस बात की आलोचना करते हुए एलन ने कहा कि रूढ़ि विधि के लिए आवश्यक तत्व है और न्यायालय रूढ़ि को इसलिए लागू करता है क्योंकि यह पहले से ही एक विधि के रूप में लोगों के बीच में प्रभावी रहता है। इसलिए यह विधि नहीं बनती क्योंकि इसको संप्रभु ने मान्यता दी है, अपितु रूढ़ि तो विधि होती ही है क्योंकि लोगों ने पहले इसको अपने बीच में अपने आप को रेगुलेट करने के लिए नियम
बना रखा होता है, इसलिए ये विधि होती है, ना कि ऑस्टिन जिस तरह से कहते हैं कि संप्रभु और न्यायालय की मान्यता द्वारा। तो इसकी आलोचना न्यायालय ने की कि ये खुद ही विधि है और उसको ही आधार न्यायालय बनाता है। एलन ने एक बात और कही कि समाज के लोगों की भावनाएं जो है ना, वो रूढ़ के सिद्धांत में ही समाहित होती हैं। जो रूढ़ के जो सिद्धांत है, समाज के लोगों की जो भावना है, अपनी उनकी सोच जो है, वो इस रूढ़ को देखने से पता चलता है कि इसी में वो जो रूढ़ी है उससे लोगों की भावना पता चलता है। मतलब समाज के लोगों की भावनाओं में रूढ़ के सिद्धांत समाहित होते हैं। इसलिए रूढ़ी की मान्यता के लिए न्यायालय अथवा संप्रभु की आवश्यकता नहीं होती। ये एलन ने कहा। लोग रूढ़ से अपने को विधि की अपेक्षा अधिक आबद्ध कर समझते थे, अधिक मानते थे। मतलब रूढ़ से ज़्यादा अपने आचरण को रेगुलेट करने को महत्व देते थे, ना कि विधि को। एलन ने कहा कि लोग अपने आप को रेगुलेट करने के लिए विधि की अपेक्षा रूढ़ से ज़्यादा आबद्ध कर समझते थे। ऐसे ही ऐतिहासिक विचारधारा को देखें, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो दोनों ऐतिहासिक विचारधारा ने जो रूढ़ के उद्गम और स्रोत के रूप में जो संतुलनात्मक कुछ भी संतुलन नहीं होता है, ऐसा उन्होंने जो कहा, तो उसमें संतुलन नहीं होता है। रूढ़ सदैव लोगों की भावना के अनुरूप नहीं होती है। जैसा ऐतिहासिक विचारधारा रूढ़ के उद्गम और स्रोत के रूप में सदैव संतुलनात्मक विचार नहीं दिया है। रूढ़ सदैव लोगों की भावना के अनुरूप नहीं होती है। ऐतिहासिक विचारक जो हमारे के रूप में जो हमें सैमनी ने जो कहा था कि लोकमानस यानी कि फोक जेस्ट को रूढ़ का आधार मानते हैं जिस तरह से, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोक जेस्ट का सिद्धांत, मतलब जन चेतना का, लोकमानस का सिद्धांत सभी विधियों के अस्तित्व की व्याख्या करे। तब सैमनी का कहना है कि लोकमानस को रूढ़ का आधार मानते हैं वो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये लोकमानस का सिद्धांत सभी विधियों के अस्तित्व के लिए की व्याख्या वो कर दे। तो मतलब सभी विधियों के अस्तित्व की व्याख्या लोकमानस जन चेतना नहीं कर सकता। जैसे अब भारत में देवदासी और सती प्रथा रूढ़ की सामाजिक बुराई का प्रबल उदाहरण है। भारत में लोक चेतना का देखा जाए तो देवदासी और सती प्रथा क्या है, रूढ़ की सामाजिक बुराई जो है, एक बहुत ही ये जो बुराई का एक प्रबल उदाहरण है ये। इसी प्रकार देखा जाए तो दहेज प्रथा जो है रूढ़ के रूप में एक सामाजिक बुराई पर आधारित है। ऐतिहासिक विचार ने रूढ़ को विधि के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य और न्यायालय को कोई महत्व नहीं दिया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने क्या कहा था, ऐतिहासिक विचारक कहते हैं कि रूढ़ तो अपने आप में ही विधि है, इसको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऐतिहासिक विचारकों ने न्यायालय की भूमिका को बिल्कुल ही रूढ़ को विधि के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य और न्यायालय की भूमिका को बिल्कुल ही नकार दिया है, जो कि ये सही नहीं है। ये धारणा उनकी सही नहीं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए, वर्तमान में विधि को निर्मित करने के लिए न्यायालय तथा राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में रूढ़ियाँ सदैव स्पष्ट नहीं होती हैं। समाज में जो हम ऐतिहासिक विचारक रूढ़ियों की बात करते हैं वो हमेशा सदैव स्पष्ट नहीं होती हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधि को निर्मित करने के लिए न्यायालय तथा राज्यों की ही भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। जैसे वॉर्डन हेमर कहते हैं कि रूढ़ वर्तमान सभ्य समाज में सीमित भूमिका अदा करती है, और उन्होंने इसको न्यायालय की और राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि रूढ़ की महत्ता समाज में प्रभावी रही है। यह भी कहा जा सकता है कि जो रूढ़ की महत्ता वो समाज में हमेशा उसका प्रभाव रहा है। इस तरह से हमारा ये सोर्सेज ऑफ लॉ में कस्टम का चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ।